न्यू उस्मानपुर में डूबने से 14 साल के लड़के की मौत, पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था मृतक। बारह साल पुरानी हत्या से जुड़े मामले में आरोपी बरी, पुलिस ने गलत दस्तावेज किए थे पेश। 2 आरोपियों को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित। टी शर्ट पर विशेष डिजाइन के जरिए पकड़ा गया स्नैचर। 2 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद। पहले भी चोरी की वारदातों में रह चुका है शामिल। पूर्वी दिल्ली में रामलीला की तैयारियां जोरों पर। सीसीएन लाइव ने की आयोजकों से खास बातचीत। सुरक्षा के भी किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया हवन। भारी पुलिस बल रहा तैनात। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके के यमुना खादर में क्रिकेट खेलने गए 14 साल के लड़के की गड्ढे में जमा पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान लड़के पानी में चला गया था, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। उसकी पहचान 14 वर्षीय दिलशान के तौर पर हुई है। वह मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा इलाके में वह अपने चाचा जमशेद के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। 7वीं का छात्र दिलशाद अपने दोस्तों के साथ न्यू उस्मानपुर के यमुना खादर के मैदान में क्रिकेट खेलने गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान दिलशाद गड्ढे में जमा पानी में तैरने चला गया। पानी गहरा होने की वजह से वह डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकाला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और किशोर को जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने न्यू उस्मानपुर इलाके में 12 साल पहले हुई जूलर की हत्या से जुड़े मामले में शामिल रहे 5 आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों को बरी करते हुए एडिशनल सेशन जज पंकज अरोड़ा की अदालत ने जांच एजेंसी की जांच पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। पुलिस हत्या में शामिल 2 आरोपी जाहिद और मोहम्मद नाजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस कारण अदालत ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने एडवोकेट सीबी सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस केस में अभी 2 लोग भगोड़े हैं। पुलिस अब उनको पकड़ लेगी तो उनका ट्रायल होगा। वहीं इस केस में 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सही दस्तावेज पेश करने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर 2011 में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें करकटुमा कोर्ट के जज ने सभी आरोपी को बरी कर दिया और इसमें ठोस कदम उठाने के लिए भी बात कही गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सीबी सिंह एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है? ये 2011 में एक जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक मोनू ज्वेलर्स के मालिक को लूटा गया था। उसमें प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार 7 मुलजिम थे। उनका अरेस्ट वगैरह होने के बाद उनका ट्रायल चला, जिसमें से 2 मुलजिम पीओ डिक्लेयर कर दिए गए हैं जी। और 5 मुलजिम को उसमें जो है एक्विटल कर दिया है जज साहब ने अपने 19/9/2023 के अपने ऑर्डर में। और अभी जो दो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, अभी अब जब वो अरेस्ट होके आएंगे तो बाकी का ट्रायल और आगे चलेगा। इसमें एक जो मेन मुलजिम था जिसका नाम विजय लांबा था, उसके प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार उसके जो है फिंगरप्रिंट मिले थे एक गाड़ी में, जो बताया गया था कि वो गाड़ी जो है विजय लांबा ने चोरी करी थी, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया था और वो गाड़ी चोरी का मुकदमा भी एक्विटल हुआ था। और उस फिंगरप्रिंट के बेसिस पे क्राइम ब्रांच ने विजय लांबा को अरेस्ट किया था और उससे एक कट्टे की रिकवरी दिखाई थी, जो कि माननीय कोर्ट ने उस रिकवरी को भी जो है ना सही नहीं पाया था, फेक रिकवरी थी और उसको वो मुकदमा भी जो है ना एक्विटल हो गया था। 2 लोग जो भगोड़े हैं
जब उनको गिरफ्तार कर कर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनका ट्रायल शुरू होगा। लेकिन अभी पूरे इस केस में अगर बात की जाए, 5 आरोपी को उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से उन 5 आरोपी को बरी कर दिया गया है। अब देखना यही है कि पुलिस दोनों भगोड़ों को कब तक पेश कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। ओल्ड कोल्डी निवासी शुभम ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में एक स्कूटी सवार द्वारा उसका फोन छीनने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और कई सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पाया कि आरोपी एक सफेद स्कूटी पर था और उसने पीछे की तरफ एक विशेष डिजाइन वाली काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ने में नहीं आ रहा था। सीसीटीवी की तस्वीरें पुलिस स्टाफ के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की गई। 5 दिन बाद पुलिस को गश्त के दौरान सफेद स्कूटी पर एक संदिग्ध नजर आया जिसने वैसी ही टी-शर्ट पहन रखी थी। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस पार्टी को देखकर उसने भागने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने मौजूदा मामले में मोबाइल फोन छीनने की बात स्वीकार की। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, साथ ही स्कूटी भी चोरी की पाई गई। आरोपी पहले भी चोरी के 5 मामलों में शामिल रह चुका है। रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होना है। ऐसे में आयोजक बड़े ही जोश के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही हर साल रामलीला में कुछ अलग हटकर करने की भी होड़ लगी रहती है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के भव्य रामलीला के आयोजक सतीश लूथरा से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी कोई भी बात बताना या उसका खुलासा करना जल्दबाजी होगी कि क्या कुछ नया बनने वाला है। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि LED स्टेज इस बार दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगा, जिससे लीला का मजा दुगना हो जाएगा। साथ ही बालाजी रामलीला के आयोजक राजेश शर्मा ने कहा कि इस बार उन्होंने स्टेज का थीम राम मंदिर पर आधारित रखा है। कई नए द्वार भी बनाए जाएंगे जिससे जनता को किसी तरह की दिक्कतें ना हो और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जाएगी। स्टेज पर जो है 2024 में जो जनवरी 23 या 24 में जिस प्रकार से माननीय चंपत जी के द्वारा सूचना आई है, जो कि राम मंदिर भवन निर्माण ट्रस्ट के महामंत्री हैं, कि भाई ऐसे 2024 में जो है सभी राम भक्तों को जो है राम मंदिर और रामलला के दर्शन मिलेंगे। तो इस प्रकार जो स्टेज की जो व्यवस्था है वो भव्य राम मंदिर की थीम रहेगी। उसके बाद स्टेज पर जो है हमने LED की व्यवस्था करी है, ताकि जो कहना चाहिए पात्रों के द्वारा जो है कहना चाहिए मंचन किया जाएगा, उसी मंचन की जो थीम है जो है स्टेज पर प्रदर्शित रहे, दिखाई दे, और समाज का जो भी धर्म प्रेमी बंधु है उसको ये पता लगे कि भाई ये इसका भाव क्या है और इसका अर्थ क्या है, और प्रभु राम जी जो का द्वारा जो चित्रण किया जा रहा है उनकी समझ में भी आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि पीछे एक बार मिस हैपनिंग हो गई थी। उस मिस हैपनिंग के कारण से जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं कई जगह पे जो है इस प्रकार का बैन लग गया था। तब से हमने इस दिशा में सोचा भी नहीं है, और ना हमारी ऐसी कोई योजना है कि प्रभु राम जी की लीला के मंचन के दौरान जो है अगर हम जो इस प्रकार से लाएंगे हनुमान जी को तो शायद कहीं ऐसी, किंतु हमारी एक थीम जरूर रहती है, और वो पिछले वर्ष भी की थी, और मतलब लगभग पिछले तकरीबन 5-6 वर्षों से हम इसी प्रकार से कर रहे हैं। को थीम तो अभी बता नहीं सकते हम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाए सरप्राइज़ होता है जो कि लोगों को देखते ही अच्छा लगे। और दूसरा ये है कि जैसे लास्ट टाइम हमारे पास LED का कोई प्रावधान नहीं था, तो इस बार हम पूरी की पूरी LED वॉल चलाने वाले हैं। बाकी इसके आगे की तो शायद सारी इंक्वायरी जो है ना आपको तभी मिल पाएगी। देखो सिक्योरिटी झूले की जो है वो तो देखो सब गवर्नमेंट के हाथ में है। जो वहाँ से लाइसेंस विभाग से आता है वो सब चीज़ की परमिशन को देते जब ये जब उनकी नज़र में सब कुछ ठीक हो। बाकी फिर भी उसके लिए बाकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से तो हमारे पास गार्ड वगैरह होते हैं, कोई बीच में यहाँ पर कोई घटना ना घट जाए उस चीज़ की सब तैयारी कर रखी है हमने। जी, जैसा हमारे प्रधान जी ने बोला कि अलग तो है, लेकिन वो अभी हम बता नहीं सकते। अगर हम अभी बताएंगे उस चीज़ को तो फिर उसको लोग बागों का उत्साह जो है ना वो अभी नहीं दिखाई देगा। उसी टाइम पे हम आपको कलाकार नए इस बार ज्वाइन करवाए। जी हाँ जी, नए कलाकार भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, और पहले से बेहतर करने की कोशिश है। बस आप लोगों को ये बताइए कि राम जी के बारे में बताइए, हमारी टीम के बारे में बताइए, और यहाँ प्रोग्राम है रामलीला का, इसके बारे में बताइए कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, फिर देख के बताना कि आप भी, और आप भी आना, हम तो आपको भी। अलग ज़्यादा बनाए गए हैं इस बार सिक्योरिटी को देखते कि हाँ, पहले से 2-3 द्वार है ना एक्स्ट्रा बनाए गए। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किसान क्रांति गेट पर किसानों का हवन कार्यक्रम हुआ। साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। हवन कर रहे किसानों ने बताया कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर को 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चलकर गांधी जी की समाधि पर दिल्ली में जानी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यात्रा में शामिल किसानों के साथ में गलत व्यवहार करते हुए
लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले आदि का प्रयोग किया। सर्वसम्मति से उसी दिन घोषणा की गई थी और गाजीपुर बॉर्डर का नाम बदलकर किसान क्रांति गेट रख दिया गया और तभी से इस दिन को याद करने के लिए किसान यहाँ किसान क्रांति गेट पर आते हैं और हवन आदि प्रोग्राम करते हैं। 2018 में किसान क्रांति यात्रा शुरू हुई हरिद्वार से और 2 अक्टूबर के दिन, आज के दिन जो है गांधी जी की समाधि पर जाकर समाप्त करनी थी, तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया, यहाँ रोक के किसानों के साथ अश्रु गैस छोड़ी और गोलियाँ चलाई। किसान यहाँ बैठ गया। उसके बाद में जो है वार्ता हुई 2 दिन बाद और फिर किसान वापस गया, तो उसी दिन से इसका नाम, इस गेट का नाम किसान क्रांति गेट रख दिया गया और किसान इस दिन को भूल ना जाए, इसी वजह से आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती है और जो है शास्त्री जी की भी जयंती है और इस दिन को किसान ना भूले, इसके लिए जो है हम हमेशा 2 अक्टूबर को आते हैं, यहाँ हवन करते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। हवन के साथ साथ हवन करने के बाद में अपनी हवन खत्म करा जाएगा और इसकी योजना यह है किसानों को जो भी दिक्कत आती रहेगी उसी के लिए बार बार धरना प्रदर्शन जो करना पड़ेगा, जब तक MSP नहीं मिलती है तब तक हम लगातार करते रहेंगे। सरकार सुन नहीं रही तो कुछ ना कुछ, किसान तो ऐसा है, ऐसा तो जब कुछ कोई नहीं सुनेगा तो सड़क में बैठ जाएगा। 2004 के बाद जिन कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग की है उन्हें पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता है, जिसके लिए कर्मचारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना के तहत उसे बहाल करने की मांग भी सरकार के सामने बार बार रख रहे हैं। ऐसे में जब हमने रिटायर्ड कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन योजना में एक सिक्योर अमाउंट एम्प्लॉय को दिया जाता था, जिसके तहत वो अपने आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सके और इसी योजना के फायदा सांसद और मंत्री भी लेते थे। आपको बता दें कि सरकार की नई योजना के तहत बहुत कम पेंशन दिए जाने की बात कही जा रही है, वो भी शेयर मार्केट में बेस्ड पैसा दिया जाएगा। अगर शेयर मार्केट डाउन होगी तो पेंशन का पैसा भी कम हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की नई योजना के तहत बहुत कम पेंशन दी जाती है, वो भी शेयर मार्केट में बेस्ड पैसा दिया जाता है। अगर शेयर मार्केट डाउन होगी तो उन पेंशन का पैसा भी कम हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन ही लागू की जाए और उसी के तहत उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। नई पेंशन वालों को तो हम नहीं समझते, 2004 से जो बंद हुई है अब वो मांग कर रहे हैं। अब उनकी मांग अब कहाँ तक ठीक है, क्योंकि ये पुराने वाले को भी वो भारी समझ रहे हैं कि हमारा एक्सचेकर पे बहुत महंगा, बहुत भार पड़ रहा है। लेकिन अब ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया है अपने हिसाब से वो ठीक है, क्यों कि जब MP, विधायक, ये कॉरपोरेटर, इनको पेंशनें मिलती हैं किस बात की, तो जो 40 या 30-32 साल की सेवा करते हैं तो उनको क्यों ना मिले। तो ये मुद्दा तो इस तरह ठीक बनता है। या तो ये भी नहीं कि सारे एक्सचेकर को खर्चा बहुत पड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो पुराने, या तो उनको कोई काम दें, उनको जो पुराने हैं हमें सेवा करनी चाहिए। बहुत सहारा मिलता है, बहुत सहारा मिलता है, क्योंकि बच्चे परेशान नहीं कर सकते उस वक्त सीनियर सिटीजन को, नहीं तो बच्चे परेशान करते हैं। हमें आप परेशान नहीं करते बल्कि हमारी सेवा करते हैं। क्यों कि हमें पेंशन मिलती है, अगर मर जाएंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत लाभ होता है। पेंशन को लेकर जिस प्रकार का प्रदर्शन चल रहा है ये चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे से रिटायर हुआ हूँ और हम लोगों को तो चलो पेंशन मिल रही है, लेकिन 2004 से जो हमारे जूनियर्स आए थे और भर्ती हुए थे उनको पेंशन जो है नहीं मिल पा रही और हम चाहते हैं कि पेंशन मिलनी चाहिए और ये पुरानी पेंशन को ही तरह लागू रहनी चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों का अपने घर का जो दिनचर्या है, खर्चा वगैरह है, वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के बाद आदमी को वो विल पावर नहीं रहती, कई प्रकार की शरीर में बीमारियां भी हो जाती हैं। तो पेंशन होगी तो बच्चे भी देखभाल करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को भी इलाज रहता है कि भाई हमारे पिताजी के पास कुछ है, शायद हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ सेवा कर लें। अगर पेंशन नहीं होगी तो हम लोग पूरी तरह उन पर डिपेंड हो जाएंगे, तो वो लोग हमें घर से बाहर ही निकालेंगे। और उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मिलनी तो चाहिए, मिलनी क्यों नहीं चाहिए, कहाँ से खाओगे वो भाई। पेंशन तो आप रोक ही नहीं सकते वैसे भी, चाहे तो साधारण उसमें चाहे कोई केस भी हो कोर्ट का, तो कोर्ट केस में नहीं रोक सकते पेंशन को। तो परिवार भी तो है ना उनका, परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, उनके कपड़े हैं, जूते, सब कुछ है, तो कहाँ से करेंगे आप पेंशन रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी नहीं, बहुत ज़रूरी। नहीं किससे लेंगे अब, ये बार आप इसमें TV में, पेपर में झगड़े पड़ते हैं बच्चों के कि भाई उनके बच्चों ने
उन बड़े बूढ़े जो है बुजुर्ग हैं उनका सामान उठा के सड़क पर रख दिया, पैसे उनको देने नहीं, तो मरेंगे भूखे मरे, कहाँ जाएंगे वो। तो पेंशन तो मिलना ज़रूरी है ताकि उससे उसको आत्मनिर्भर हो जाओ, मांगना नहीं किसी से, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना कि भाई हमें दो। जितनी उसको पेंशन मिलेगी वो एडजस्ट कर लेंगे अपना, किसी पेंशन में हमें काम करना है अपना, लेकिन मिलनी चाहिए। हाँ नहीं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो पहले सवाल तो पूछा आपने, मिलनी चाहिए कि नहीं, मिलनी तो चाहिए ही भाई। पेंशन तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है, ये पेंशन भी है और हम लोगों को जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दी है, नौकरी के बाद यही तो होती है सुविधा जो मिलनी चाहिए। और पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी होती है उसमें। नौकरी में तो आदमी चलो काम चला ले, चाहे हैंड टू माउथ ही हो, भले उसकी पेंशन कम हो, लेकिन रोटी खाने पीने के लिए बच्चों को खाने के तो इंतजाम करता ही है वो। लेकिन रिटायर होने के बाद तो उसके पास पैसा ही नहीं है मान लो, तो न कहीं आने का, न जाने का, न अपनी बीमारी में दिखाने का, तो पेंशन तो बहुत ज़रूरी है, मिलनी ही चाहिए। मतलब अब गवर्नमेंट कैसे करेगी, किन कंडीशन में करेगी, वो उनका काम है, वो तो हमारा काम नहीं कोई, लेकिन मिलनी चाहिए। मेन तो ये है, बहुत बड़ा सहारा है बगैर इसके। तो मैंने कहा सबसे बड़ा सहारा है उनका जो आत्मसम्मान है बड़ों का, वो अपने में बना रहेगा। बताओ हाथ फैलाना नहीं किसी के सामने कि बच्चे हाथ फैलाए भाई हमें दो, क्योंकि बच्चों की अपनी अलग फैमिली हो जाती है, उनके अपने खर्चे हैं, वो उनको संभालेंगे, उनको संभाल। 2 अक्टूबर यानी आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद किया गया और ऐसे ही एक कार्यक्रम शकरपुर RW के मेंबर्स ने मिलकर आयोजित किया, जहां महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही देश के हित में किए गए उनके कामों को भी याद किया गया और ये भी बताया गया कि आज जिस तरह से लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश भरा रहता है, उन्हें गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की बहुत जरूरत है। जय जवान जय किसान नारा देने वाले हमें लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे मतलब राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाने हम आए हुए हैं। और आज का दिन बहुत ही महान दिन है, 2 अक्टूबर। ये दोनों हस्तियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी और अंग्रेजों से राज को छुड़ाकर आज जो हम राज कर रहे हैं भारत पे, इन्हीं दोनों महाविभूतियों का देन है। 2 अक्टूबर का दिन बहुत महान दिन माना जाता है। हमारे भारत के इतिहास में 2 महान विभूतियों का आज जन्मदिन मनाया जाता है। एक तो महात्मा गांधी हैं, जिन्हें सब दुनिया, पूरी दुनिया जानती है, उन्हें उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और दूसरे हमारे साथ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और बहुत ही लायक और बहुत ही अच्छे इंसानों में उनकी गिनती होती है। कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका काम बड़ा जोरदार रहा। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि पूरे अपने देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम अपनी RW ईस्ट दिल्ली की तरफ से भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी ने देश के लिए जो किया वो सबको मालूम है, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर का दिन है, 2 अक्टूबर का अपना ही महत्व है हिंदुस्तान के अंदर। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिनका संदेश पूरी दुनिया में अमन और शांति के रूप में याद किया जाता है। हमारे को अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करनी थी, न सिर्फ आज़ादी बल्कि देश को संदेश देना था, पूरी दुनिया को संदेश देना था कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से एक लाठी पकड़कर घर घर जाकर भी आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति। ये संदेश देता है महात्मा गांधी जी का जीवन। उप प्रधानाचार्य महेश को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अपने ड्राइवर की मदद लेना भारी पड़ गया। ड्राइवर ने उनके खाते से 4,45,000 रुपए की चुपचाप खरीदारी कर डाली। जब उनको ड्राइवर के आचरण पर शक हुआ तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अगस्त में महेश कुमार ने अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई तो उनके होश उड़ गए। मामले की शिकायत करने के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरोपी ड्राइवर संदेश चौधरी उर्फ सन्नी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से धोखाधड़ी कर खरीदा गया सामान, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। उत्तर पूर्वी जिला DCP डॉक्टर जॉय एंटरकी ने बताया कि महेश ने पूछताछ में सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय उसने महेश कुमार के डेबिट कार्ड का नंबर नोट कर लिया था। कुछ भी खरीदारी करने के समय वह उनका मोबाइल OTP के लिए मांग लेता था, बाद में उसे डिलीट कर देता था। ऐसे में महेश को ठगी का पता नहीं चलता था। महेश कुमार शर्मा ने पिछले दिनों अपने खाते में हेराफेरी की शिकायत की थी। पिछले दिनों उनके खाते से 33,000 की खरीदारी का मैसेज आया और फिर बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर उनके होश उड़ गए।
पुलिस को भगोड़े को गिरफ्तार करने के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शाहदरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए समर्पित टीमों का गठन किया गया था। पुलिस स्टेशन शाहदरा में घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम को फरार भगोड़े सिराजुद्दीन के बारे में गुप्त सूचना मिली। शाहदरा पुलिस टीम ने फरार भगोड़े के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस स्टेशन जीटीबी एनक्लेव में घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम को फरार भगोड़े राशिद खान के बारे में गुप्त सूचना मिली। जीटीबी एनक्लेव पुलिस टीम ने फरार भगोड़े के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।